जेकेसी न्यूज़ देख रहे आप, मैं हूं राहुल कुमार। इस वक्त कहा जाता है कि रक्षाबंधन के बाद जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ इस बार 2024 में एक और नया फेस्टिवल हम मनाने जा रहे हैं, वो है हमारा चुनावी पर्व। और चुनावी पर्व चल रहा है, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम वोटर इस चीज़ को लेके भी उत्साह है कि इस बार हम अपना नुमाइंदा चुन के असेंबली में भेजेंगे और उनके साथ साथ उनकी जो भी कोशिश है कि जिस नुमाइंदे को हम चुनेंगे वह हमारे उम्मीदों पर खरा उतरे। तो इस बार हमारे मंच पे हैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा जी। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी पर्व चल रहा है और इस पर्व में समय निकालना बेहद मुश्किल है, लेकिन आपने समय निकाला, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे चल रहा है आपका प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये श्री माता वैष्णो देवी के नाम से ये पहली बार विधानसभा बनी है, इसलिए लोग में बहुत ही बड़ा ही उत्साह है कि वो पहली बार श्री माता वैष्णो देवी जो विधानसभा बनी है उसके लिए वोट करें। और उससे भी ज़्यादा उत्साह तब बना आ गया जबकि कल 19 को नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका यहाँ पे एक तो रोड शो हुआ और रोड शो के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया, जिससे कि यहाँ का जो सारे का सारा माहौल था डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी का, और उससे भी ऊपर मैं कहूँ तो ये माँ वैष्णो देवी के स्थली कटरा का माहौल श्री माता वैष्णो देवी के ख़ास तौर पर जो वोटर और यहाँ के लोगों में एक उत्साह की लहर यहाँ पे चल पड़ी और बहुत ज़बरदस्त तरीके का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए और वो अपने मत का उपयोग करके कमल के बटन को दबा के, जिसका श्री माता वैष्णो देवी में पहला स्थान मिला है जिसको, उसको दबा के बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा को यहाँ से विजय दिलाए। एक जो सवाल है ना, वो आपसे छूटने वाला नहीं है, वो आपको हमेशा लेके चलेगा, वो है टिकट को लेके। जैसे रोहित दुबे की टिकट का नाम आना, उसके बाद आपका नाम आ जाना, पहला आशीर्वाद, जो मैंने पहले भी कहा था। दूसरे आशीर्वाद आपने कहा कि लोगों में उत्साह है, लेकिन ईवीएम पे पहला नंबर आपका आना, तो क्या मानते हैं कि लगातार अब 8 अक्टूबर से पहले लगातार माता रानी आपको आशीर्वाद देती जा रही है? बिल्कुल दे रही है। सबसे बड़ा तो आशीर्वाद ये हुआ कि डिलिमिनेशन कमीशन ने हमें श्री माता वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा दी। दूसरा आशीर्वाद ये हुआ कि इस सेकंड फेज़ के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने जहाँ पे आना था, तो उन्होंने मतलब कि चयन किया कि वो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से अपना बिगुल बजाएंगे और यहाँ पे रैली करेंगे। और उससे भी बड़ी बात जो हुई कि वो प्रधानमंत्री और कटरा के बाज़ारों में निकले, कटरा की सड़क से निकल के और रोड शो करें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यहाँ के लिए मान रहा हूँ। ये एक आशीर्वाद ही। मेरे पिछले 17 साल से पत्रकारिता कैरियर में मेरी जानकारी में कोई भी देश का प्रधानमंत्री एक कटरा शहर में आके, जहाँ जिला रियासी में आके किसी ने किसी के लिए वोट नहीं मांगा, प्रचार नहीं करा। बलदेव राज शर्मा क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी बहुत मजबूती है पार्टी के अंदर? क्योंकि टिकट आपका नाम ना आना, उसमें नाम डलवाना, उसके बाद पर्टिकुलर कटरा में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देश के प्रधानमंत्री को आपके लिए वोट मांगना, बड़ा प्रचार करना, तो क्या मानते हैं कि काफ़ी दबदबा है बलदेव राज शर्मा जी का पार्टी के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो ये है कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम की विधानसभा बनाने के लिए मैं कह सकता हूं कि ये पहली बात जो कही थी वो मैंने ही कही थी, और उसके लिए सारी चीज़ों को उठाया था। और वो इस तरह पे उठाया था कि अगर श्रीनगर संभाग में इसी तर्ज पे 3 विधानसभाएं हो सकती हैं, जिसमें चराय शरीफ का नाम था, जिसमें ईदगाह है, जिसमें हजरतवल है, तो यही एक मतलब कि उदाहरण के तौर पे था कि हमारी जो माता वैष्णो देवी का स्थान है, जो ये हमारी आस्था का केंद्र है, तो श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे हमें विधानसभा मिलनी चाहिए। और मैं वही संजोग समझता हूँ कि वो ही एक आशीर्वाद जो भगवती की तरफ से, ये माता की मर्ज़ी से ही ये प्रेरणा मुझे भी आई होगी, और वही एक कड़ी जो मैं सोच रहा हूँ, वो उस कड़ी के आधार पर ही वो सारी चीज़ बढ़ रही है। अगर एक इसके बीच में एक मैं और बात कहूँ, सियासी तौर पे आपके विरोधी होते हैं। विधानसभा बनने के लिए ये बलदेव शर्मा ने कहा कि ये बनेगी। विधानसभा के लिए आपने कोशिश की कि डिलिमिटेशन कमीशन
को लगता है कि ये विधानसभा बने, तो जो हमारे विरोधी थे, जो आज आज़ाद के रूप में यहाँ पे आगे हैं, उन्होंने सख्त विरोध किया था कि कटरा में विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे बन नहीं सकती। और यहाँ तक उन्होंने बोला था कि डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला बलदेव शर्मा को कैसे पता है। मेरा तो ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि मुझे इंट्यूशन थी। इंट्यूशन ये थी कि माता वैष्णो देवी के नाम में मुझे लगता था कि बड़ी वो ताकत है, बड़ी श्रद्धा है, और मुझे ये लगता था कि डिलिमिटेशन कमीशन इस बात को मानेगा। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन को, जिन्होंने हमें श्री माता वैष्णो देवी के नाम से ये विधानसभा दी। और ये उसी की कड़ी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत एक बड़ी मार्जिन के साथ यहाँ से लोगों ने मन बना लिया है कि वो पहले स्थान के कमल के फूल को दबा के और मुझे यहाँ से विजयी बनाएंगे। ये मेरा पक्का मतलब कि मन, मुझे जो इंट्यूशन है ये पक्की है। जैसे आपने कहा, आपने नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूँ। आपने बात करी है बिना नाम लिए जुगल किशोर शर्मा की। मैंने आपसे इंटरव्यू करने से पहले उनसे इंटरव्यू करा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा का कभी विरोध नहीं करा। दूसरा नंबर, अगर वो कहते हैं आपके लिए, अगर बलदेव शर्मा कहते हैं कि मैंने विरोध किया, तो ठीक है, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी माता नहीं होते। तो उनका वो कहते हैं उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि माँ वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद, चुनावी आशीर्वाद किसको मिलेगा, आपको या फिर किसी अन्य दल को? उनके जवाब में अपना उत्तर खुद ही आ गया। जैसे उन्होंने कहा कि बेटा तो गलती कर सकता है, बहानी गलती करती, तो वो उनका उत्तर आ गया। और मैं उदाहरण के तौर पे आपके पास भी वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें उन्होंने विरोध किया है। और विरोध के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स बलदेव शर्मा के पास का है। मैंने तो डिलिमिटेशन कमीशन को कभी कोड नहीं किया। मेरा ये पूरा मानना था कि ये माता के नाम पे इतनी शक्ति है, और हम जो तर्क दे रहे हैं कि अगर चराय शरीफ की हो सकती है, ईदगाह की हो सकती है, हजरतगंज की हो सकती है, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से कहता था कि ये सीट बनेगी, और वो इसके लिए कहते थे कि नहीं हो सकती। तो वो उनका विरोधी था और क्या था। 370 का 35 का आप लगातार पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को यहाँ पे राहत हुई। अगर हम उस काम को देखें, लोगों के हितों में काम है, तो लगभग जैसा आपका नारा है 50 पार निश्चित रूप से आपकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार बगावत देखी जा रही है। अगर हम बात कटरा की करें, कटरा में भी जहाँ पे प्रदर्शन होगा, लेकिन जहाँ पे आपने मसला को संभाल लिया। और भी बड़े सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किसी पदों में बैठे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया। पवन खजूरिया की बात करें तो उन्होंने पार्टी को बिल्कुल सामने टक्कर दे दी। जम्मू में बहुत बड़ा हंगामा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपसी कलह है, जी इन चुनावों के लिए आपका जो नारा है 50 पार का, उसको रोकथाम लगाएगा, उसको रोक पाएगा? जो आपका सपना है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? सब पार्टियों में ऐसा होता है, क्योंकि एक पार्टी में 10 लोग हो सकते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो भी विधायक का चुनाव लड़ें। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है, और पार्टी का फैसला जो नहीं लोग मानते तो उनका बुरा हाल होता है, जैसा मेरा हुआ था। पिछली बार मैंने नहीं माना था पार्टी का फैसला, तो जैसे आज लोग किसी और ने सिलेंडर उठा लिया तो मैंने भी मशीन उठा ली थी। और हशर क्या हुआ? हशर ये हुआ कि वो मशीन 2100 पे रुकी, और 2100 पे रुकी जब मतलब कि वोट थे 1,15,000, आज वोट है 57,000, पड़ेंगे 45,000। ये सिलेंडर कितने पे रुकेगा वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पार्टी सर्वोसर्वा है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें वो खमियाजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए, और मैंने वो गलती की थी, आज वही गलती अगर बाकी लोग भी करेंगे तो वो तैयार रहें इस बात के लिए कि पार्टी सर्वोसर्वा है। पार्टी मतलब कि पार्टी सबका हित देख के चलती है, वो बलदेव शर्मा का हित नहीं देखेगी। इसलिए कि पार्टी के फैसले को जो अक्लमंद होते हैं वो मानते हैं, जो मेरे जैसे बेवकूफ़ होते हैं वो नहीं मानते। और हशर नहीं, आपने खुद की गलती माननी ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो परेशानी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में आ रही, मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से, जहाँ बड़ी सूझबूझ से कैप्चर कर लिया। और मैं देख रहा हूँ तमाम वो कार्यकर्ता जो आपका खुल के विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, वो कार्यकर्ता जो आपका नाम ले लेके आपको निजी कटाश करते थे, लेकिन आज वो सब आपके मंच में। तो उस दिन का जो डर था वो आज के तौर पे वो डर खत्म है कि कम से कम जो लोग आपके वोट काट सकते थे वो आपके साथ हैं। पार्टी की बात समझ आना ये बहुत बड़ी बात है। कोई आज भूला है तो कल ठीक हो गया तो वो भूला नहीं उसे कहते।
पार्टी का विरोध करने का भी सबको हक है, मगर मर्यादा में कोई करे तो उसमें कोई बनाई नहीं है। और जब पार्टी का अल्टीमेटली जब पार्टी का फैसला सबने सक्रिय कर लिया तो फिर उसमें कहीं विरोध की बात रही नहीं। और आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई विरोध पार्टी में नहीं है, और सब लोग इस बात के लिए लगे हैं कि हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, उसके लिए जीत के लिए सब काम कर रहे हैं, और वही एक सबके लिए सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये आपसे कहना भी चाहता हूँ, यही हाल बाकी जगह पे ही है। थोड़ा टाइम ले सकता है, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, अल्टीमेटली मतलब कि कमल के फूल का लोटस जिसके पास चुनाव निशान होगा उसी के लिए ही पार्टी खड़ी है, और ऐसा ही होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार अब आर्डर निकाली, सस्पेंशन आर्डर निकाली लोगों के नाम ले लेके, तो उन लोगों को पार्टी जो है बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी में है। तो क्या मानते हैं कि अगर वो लोग जो आपके साथ जो आपके खिलाफ इन द सेंस कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ मन बना रहे हैं, तो उनका विरोध करना वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? श्री माता वैष्णो देवी में तो कोई विरोधी है ही नहीं। यहाँ से तो कोई जो विरोध करने वाले हैं तो वो उनकी पार्टी कुछ और थी तो वो विरोध करके खड़े हो गए। श्री माता वैष्णो देवी में तो विद इन दी पार्टी में कोई विरोध नहीं है और ना ही कोई खड़ा हुआ है, तो इसलिए किसी को बाहर का रास्ता दिखाना ये सवाल ही नहीं पैदा होता। सब लगे हैं। और रही बात, जब 8 को रिजल्ट निकलेगा, जब जीत का परचम लहराएगा, तो जो छोटी मोटी बातें नीचे होती हैं वो अंडर कारपेट हो जाती हैं। शर्मा साहब, भले ही जे सीट श्री माता वैष्णो देवी के नाम से हो, जैसे आपने कहा ईदगाह की सीट थी, उसको सोच के आपको जहन में है कि ये सीट बन सकती है, लेकिन कानून ये कहता है कि कभी भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता, पब्लिकली नहीं मांगा जाता। 2 दिन पहले हमारे पूर्व सांसद और मौजूदा समय में उधमपुर डोडा के सांसद जितेंद्र सिंह जी बमाग में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, ये शास्त्रीय वोट नहीं है, ये आपको माँ वैष्णो देवी को वोट देना है, माँ वैष्णो देवी के नाम पे वोट देना। तो आपको नहीं लगता कि वो अपनी मर्यादा भूल गए, कानून भूल गए और इतने पद पे रहते हुए भी? उसे तो नहीं है कि आप मेरे से ये सवाल करें, ये तो सवाल डॉक्टर साहब का है, मगर मैं आपको जवाब फिर भी दे दूंगा। ये जो आप जो कोड कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि श्री माता वैष्णो देवी नाम का मतलब ही है कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम से आप वोट मांग रहे हैं, तो इसमें कोई कहना कोई बुराई नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी कल आप देखेंगे, विधायक में बलदेव शर्मा बनूंगा, मगर मेरे साथ माता का नाम जुड़ेगा, श्री माता वैष्णो देवी विधायक बलदेव शर्मा, तो इससे कौन इनकार कर सकता है। तो इसलिए श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे वोट मांगने में कोई हर्ज नहीं है। धर्म के नाम पे वोट मांगा गलत है? उन्होंने जो कहा वो बड़े जानकार हैं। धर्म के नाम हाँ, उन्होंने जो कहा वो बड़े जानकार हैं। धर्म के नाम हाँ, श्री माता वैष्णो देवी के नाम पे विधानसभा के ऊपर वोट मांगना, अगर जब बन गई तो फिर मांगना कोई बुराई नहीं। विधानसभा के नाम पे वोट मांगा जा सकता है, लेकिन माता के नाम पे वोट नहीं मांगा जा सकता, कानून तो ये कहता है। ध्यान में ऐसा नहीं है, उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के नाम पे वोट मांगा, तो वो कोई इसमें बुराई एक और अभी आप फिर कहेंगे कि बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है। वो तब से जब से ये टिकटों का उलटफेर हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सोच है वो एक है। आपको नहीं लगता कि जहां एक तरफ पाकिस्तान को पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा जी हो सकता है, लेकिन वही अगर हम उमर साहब की बात करें, मदुल्ला की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे किनारा कर दिया कि पाकिस्तान अपना घर देखे, हम अपना घर देखेंगे। तो फिर उन बातों को लेके, और ये अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में उतरी है पाकिस्तान को बीच में जरूर लाती है। तो क्या नहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ के हमको अंदरूनी मसले देखना चाहिए, हमको अंदरूनी राजनीति करनी चाहिए? आज जो श्री माता वैष्णो देवी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का संयुक्त यहाँ पे प्रत्याशी है, संयुक्त प्रत्याशी का मतलब कि मैनिफेस्टो उनका क्या है, मैनिफेस्टो उनका क्या है। कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ये है कि वो 370 को हटाएंगे। तो मैं आप ही के माध्यम से कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको टिकट मिली है वो इसका उत्तर दे दे कि क्या वो 370 को हटाएंगे। ये इनका देखने को कुछ और है और अंदर की बात बड़ी सीधी बात है। जो पाकिस्तान इनकी बैटिंग कर रहा है वहाँ पे और उनके मंत्री कह रहे हैं, तो ये जो लोगों को आईना दिखा रहे हैं ना, लोग इनको दिखा देंगे। ये सिर्फ 25 तारीख का इंतज़ार है।
जब वोट पड़ेंगे ये सारी चीज़ जो है सामने सामने आ जाएगी। लोगों का मोह भंग हो चुका है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो। और आने वाले वक्त में ये है ये जो वोट पड़ेगा, दफ़ा 300 हटने के बाद जितने यहाँ पे तरक्की के आयाम खुले हैं और जिस किस्म की यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं कहूँ तो सुरक्षा की दृष्टि से जो सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसमें अगर मापदंड देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट कितना गया कश्मीर में पिछले साल। 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 2 करोड़ 11 लाख लोग गए हैं। पिछले 70 टूटने के बाद, 317 हटने के बाद कितनी पत्रबाजी हुई कि बिल्कुल नहीं हुई। वहाँ पे कोई वो कैलेंडर छपते थे उनके, 365 दिन में 200 का बंद रहता था। वो आज लोगों को रोज़गार मिला है, आज हाउस बोट वालों को काम मिला है, आज रिक्शा चलाने वाले को काम मिला है, आज होटल वाले का होटल की बुकिंग नहीं वहाँ पे हो रही। तो आज अल्टीमेटली लोग अपने कारोबार की दृष्टि से, अपनी समृद्धि की दृष्टि से उस पे लगे हुए हैं। और लोग यही प्रोटोकॉल तो देश के प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तोड़ा था, हमारे मौजूदा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, वो भी तो बिना पूछे बिना बताए पाकिस्तान में चले गए थे। तो विपक्ष का ये कहना है कि जब आप जाएं तो पाकिस्तान दोस्त, जब हम जाएं तो पाकिस्तान दुश्मन। तो अगर अमन शांति ला जा सकती है तो फिर इसमें हर्जी क्या है? तो बात तो करनी चाहिए पाकिस्तान से कि ताकि हमारे निर्दोष लोग ना मारे जाएं, हमारे जवान शहीद ना हो। तो आप नहीं चाहते कि अगर पाकिस्तान से बात करके तो हमारे जवान बच जाएं, हमारे आम लोग बच जाएं? तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कदम उठाने से अगर लोगों की ज़िंदगी बच सकती है तो बचा लेनी चाहिए? समय मैं बड़ा छोटा कार्य करता हूँ, आप बहुत बड़ी स्केल की बात कर रहे हैं। अच्छा होगा कि ये आप छोटे नहीं हो नहीं अब बट आप छोटे नहीं हो, छोटे नहीं हो आप, ये गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़े लेवल की ये बात है। मेरा कद अभी छोटा है और इसलिए ये उचित नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं। दुधिला शर्मा का प्रचार तो लगातार चल रहा है, क्या मानते हैं कि 8 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी से क्या होने वाला है और जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनने जा रही है? 8 अक्टूबर को श्री माता वैष्णो देवी की जो पहली स्टेप चलेगी उसमें ये होगा, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के बलदेव राज बल्लभ के पहले ही राउंड से लीड पे होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी लीड के तौर पे ये होगा। और दूसरा जो सवाल आपने किया है, ये पक्के तौर पे यहाँ पे सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ, बिल्कुल बहुमत के साथ। 50 के पार का आंकड़ा होगा, 50 के पार का आंकड़ा होगा। और मैं दूसरा उदाहरण आपको दे दूंगा कैसे होगा। वो इसी तरह से होगा जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर 2.25 लाख वोटों से हार गए, वो एक नमूने के तौर पे मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से ये विधानसभा बनेगी, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा और ये मतलब कि एक सशक्त सरकार जो है वो बनने जा रही है। और जैसे घोषणा की है कल ही प्रधानमंत्री से कि ये झूठी नहीं है आपकी, ये आपकी स्टेट भी बनने जा रही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या लोगों का रिव्यू लेके बोल रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये 317 के बाद जो स्टेट में खुशहाली आई है ये उसका जवाब है। ये जो भारत सरकार गरीब तक पहुंची है बेनिफिशरी के नाते से, ये उसका उत्तर है। और उसका उत्तर हमें जो गरीब के पास जा रहे हैं ना वो हमें मिल रहा है। वोट लोग काम के लिए दे रहे हैं, वोट लोग डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। आज आप श्री माता वैष्णो देवी की बात करें, 14 के बाद जो यहाँ पे तरक्की हुई है उसका अंदाज़ा सब लोगों को है। चाहे वो 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे मतलब कि 6 लेन की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में 28,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज हो, चाहे यहाँ पे मतलब कि आप अगर देखें कटरा में ख़ास तौर पे IMS की बात हो, इंटरमॉडल स्टेशन की, चाहे आपकी रोड्स नेटवर्क कश्मीर में जाने के लिए जब ये रोड थी तो 12 घंटे लगते थे, आज वो वक्त आ गया है कि 4 घंटे लगते हैं। और आने वाले वक्त में ये अब टनल्स जो और बाकी बन रहे हैं तो कटरा से मात्र 3 घंटे लगेंगे। और उसी तरीके से अगर रेल लिंक की बात करें आप तो ये आपके सामने नमूना है। ये खोड़ी का ब्रिज ये एक सिंबल है और सिंबल के साथ साथ ही जो आज तक ये ट्रेन चलेगी आपकी 2 महीने लगेंगे अभी मुझे जो लगता है। तो मात्र कटरा से जाते हुए श्रीनगर आपको जाते हुए वंदे भारत में 2 घंटे लगेंगे, जहाँ आपको 14 घंटे लगते थे। और उसी के साथ साथ में अगर कटरा की तरक्की की आपको बात करूँ तो यहाँ पे नेशनल लेवल का मतलब कि यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए मतलब कि DPR बन रही है।
वहाँ के लिए, यहाँ के लिए चयन हो रहा है कि 2500 कनाल ज़मीन कहाँ पे मिले। और उसी के हवाले से मैं कहूँ तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यहाँ पे मिथाइल पार्क की सोच रही है बनाने के लिए, उस पर बहुत सा काम हो रहा है। 500 कनाल की ज़मीन के 3 टुकड़े उन्होंने देखे हैं। और जो मुझे सोचना है कि डिज्नीलैंड से बात हो रही है, अगर डिज्नीलैंड से सच्ची बात हो जाती है तो उनकी जो पहली इन्वेस्टमेंट है ना वो 50,000 करोड़ रुपए की है। तो आने वाले वक्त में, ये तो मैं श्री माता वैष्णो देवी की आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप सारे मतलब स्टेट की बात देखें, कश्मीर की बात देखें, तो यहाँ का मतलब कि वो तस्वीर ही बदल गई है। और ख़ास तौर पे कारोबार की दृष्टि से लोगों के मतलब के उस बात के इसके उनका कारोबार कैसे ठीक हो और हालात कैसे सुधरे, वो पैमाना है आने वाली सरकार बढ़ाने के लिए, और उसी पैमाने पे लोग वोट देंगे। मैं ये कुछ, जैसे आपने बड़ी सारी उपलब्धियां गिनाई दी हैं अपनी सरकार की, मैं थोड़ी सी उपलब्धियां और गिना देता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी लगभग 48 पॉइंट से ऊपर की है, महंगाई दर बढ़ गया है। क्या मान के चलें, अगर आपकी सरकार बनती है, सरकार नहीं बनती, अगर आप असेंबली में पहुँचते हैं, तो क्या जो बेरोज़गारी है उसे कम करने का प्रयास आपके द्वारा, और जो महंगाई है उसे रोकथाम के लिए बलदेरा शर्मा कोई उचित कदम उठाएंगे? बेरोजगारी का पैमाना जो हम लोग गिनते हैं ना, वो सरकारी नौकरी गिनते हैं। बेरोजगारी का पैमाना हम बाकी नहीं देखते कि बाकी कितने कामों में लोगों को लगे हैं। आज रेल का काम जो ऊपर तक जो सारा गया है, यहाँ से लेके कटरा से लेके कश्मीर तक टनल्स का काम हुआ है, यहाँ हाईवे का काम हुआ है, तो ये रोज़गारी इसमें भी हमको मिलती है। दूसरी आपने कही बात महंगाई की, महंगाई तभी होती है जब आपकी तरक्की हो रही हो। महंगाई का पैमाना ही सिर्फ वही है कि जब आप डेवलप्ड हो रहे हैं, और महंगाई तभी होती है। हम पीछे मुड़ के देखें ना, 2 4 10 साल 20 साल, मैं अपना बचपन देखता हूँ कभी पीछे 20 साल मुड़ के, तो उस वक़्त की और आज के स्टैंडर्ड में ये महंगाई होगी तो आपकी मतलब यही है कि आपकी तरक्की हो रही है। ये पैमाना महंगाई का पैमाना तरक्की का पैमाना है। तो ये सारी बातें दूसरे लोगों के कहने की हैं। तो ये रोज़गारी बेरोज़गारी कहीं है नहीं और कहीं दिखती नहीं है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मात्र बहाना है। ये बेरोज़गारी उन लोगों के लिए है जिनको कुछ करना नहीं है, बेरोज़गारी उनको लिए जिसको आपका कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी नहीं करें, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आप दे के दे सकते हैं। और अगर इंडेक्स आप देखें, इंडेक्स 5 लाख देंगे, इंडेक्स आपने कहा कि हम 2 करोड़ देंगे साल मेरी बात नहीं आप समझे, मैं तो बात कर रहा हूँ अब यहाँ की। ये मैं 5 मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैनिफेस्टो में जो है वो देंगे, वो मैनिफेस्टो जो है उसके मुताबिक देंगे ही देंगे। वो मैनिफेस्टो में जो लिखा है ना, वो तो उसका पालन होना ही होना है। जो आप बाकी जो बातें कह रहे हैं ना कि भाई बेरोज़गारी तब होती है जब आपकी नीयत हो कि मुझे काम नहीं करना है, तो वो बेरोज़गार है। जिसकी नीयत काम की करने की है तो उसके लिए फिर 10 काम है। मान के चलें कि जो आपका मैनिफेस्टो में है 5 लाख नौकरियां 5 साल में देना, वो मिलेंगी। मान के चलें कि जो आपका मैनिफेस्टो में है 5 लाख नौकरियां 5 साल में देना, वो मिलेंगी। मान के चलें कि जो बिल्कुल मिलेंगी, 100% मिलेंगी, बिल्कुल गारंटी है इस बात। अगर नहीं मिले तो फिर कैसी बात करते जी, मिलेगी, वक्त आने दीजिए, आप सरकार बनने दीजिए। आखिरी सवाल, सिंपल सा सवाल लास्ट में तमाम मतदाताओं को, क्योंकि मैं जानता हूं कि 23 तारीख को जो प्रचार का छोर है वो थम जाएगा। तमाम मतदाताओं को जहां तक आप नहीं पहुंच पाए, जहां आपकी टीम नहीं पहुंच पाई, हमारे चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं को क्या आश्वासन और क्या श्री माता वैष्णो देवी के मैं मतदाताओं को, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं हो सकी, मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि ये एक श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनना ही हमारे लोगों की तरक्की के एक रास्ते खुले हैं। और श्री माता वैष्णो देवी की जो विधानसभा बनी है, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड होना इसमें एक बहुत बड़ी बात है। और सेंट्रल सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे वो प्रसाद की स्कीम हो, चाहे वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का IMS बनाने की बात हो, चाहे वो 6 लेन के माध्यम से जहाँ पे आने की बात हो, ये सारी की सारे जो रास्ते हैं ये डेवलपमेंट के रास्ते हैं। और उससे भी बड़ा डेवलपमेंट का रास्ता जो मैं मानता हूँ श्री माता वैष्णो देवी का, वो यहाँ का रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन के द्वारा यहाँ से कश्मीर की तरफ जाने के लिए रेलगाड़ी का चलना, और IMS द्वारा ये एक, मैं कह सकता हूँ, एक बंदरगाह बनने वाली है। कश्मीर का जितना भी बिजनेस, चाहे वो रेल के द्वारा हो, चाहे वो दूसरे और माध्यम से हो, चाहे वो मतलब कि हवाई जहाज़ ऐसा हो, ये IMS में वो सुविधा रहेगी। और ये आने वाले वक्त में ये श्री माता वैष्णो देवी के ख़ास तौर पे ये तस्वीर ही बदल जाएगी। और जो मेरा पिछड़ा हुआ इलाका बमाग का है, उसके लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते
पिछड़े हुए इलाके का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया, क्योंकि उनको फीड किया गया था। और उसी के साथ साथ माता वैष्णो देवी को आग्रह जो किया गया था कि एक परिक्रमा यहाँ पे हो, जैसे एक वर्धन पर्वत की है, और उन्होंने उसको ओन कर लिया है। ओन करने के बाद परिक्रमा के काम में तेज़ी आए। वहाँ की जो रोड बची है देवी पिंडी से लेके परिक्रमा को जोड़े, उस पर मैं पूरा फोकस करूँगा। और ये मान के चलिए आप कि यहाँ सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद जैसे आपने ये कहा कि ये हार्ट सीट है और माता वैष्णो देवी के नाम की जो सीट है, यहाँ पे डेवलपमेंट के सब रास्ते पहले ही खुल चुके हैं, उस पर बड़े तेज़ी से शर्मा साहब, एक और सवाल मेरे ध्यान में आया कि अगर जनता का प्यार आपको मिल गया, क्योंकि आपने तो बता दिया कि लोगों का रिव्यू है, हम जीत रहे हैं अच्छे खासे लीड के साथ, जनता का आपको प्यार मिल गया, एक जो परेशानी आपके लिए खड़ी होगी वो है केबल कार, जिसे हम गंडोला के नाम से कह रहे हैं। कटरा के अधिकतर लोग उसके खिलाफ हैं, तो क्या बलदेव राज शर्मा उसके पक्ष में रहेंगे, जहां उसका कोई हल ढूंढ लेंगे, जहां उसका निवारण करेंगे? और दूसरा, बारीदार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, वो 2014 में रहा था, अब भी है, 2024 में भी है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो जहाँ फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हो। तो इन दोनों परेशानियों से बलदेव राज शर्मा किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह का हल करेंगे? रोपवे की जो बात कर रहे हैं वो इस स्टेज पे है कि उसके टेंडर हो गए, वो इस स्टेज पे है कि उसका पब्लिक इशू निकल के है, वो इस स्टेज पे हो गया है कि वो लगनी ही लगनी है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मगर जो कटरा को फ़र्क ना पड़े उसके लिए हमने आगे ही एक परस्यू किया हुआ है, जो एक मतलब कमेटी गवर्नर महोदय ने बनाई थी, और हम कमेटी के मेंबर उनसे मिले भी थे एज ए जहाँ पे स्टेक होल्डर। तो वो जो कमेटी थी, हमने कमेटी को सुझाव दिया था और गवर्नर साहब को भी दिया था सुझाव कि वो एक फेस चंदपादका से लेके वहाँ तक उसको जोड़े, रोपवे के जोड़े, जिससे क्या होगा कि जो हमारी चंदपादका का जो पुराना रूट है वो आस्था को हमारे बाणगंगा से लेकर चंदपादका तक का एक वो हमारी आस्था का भी बचाव हो जाएगा, और एक जो हमारे लोगों का रोज़गार, जो हमें शंका है कि रोज़गार को कहीं नुकसान पहुंचे की बात है, तो वो भी एक भरपाई हो जाएगी। और इसके लिए हमारी पूरा जोर रहेगा कि वो सेकंड फेज़ का काम जो कि बाकी लोगों को मिल बैठ के हम इसमें बात करेंगे, उस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी इस बात के लिए पाबंद करेंगे कि, और उन्होंने प्रिंसिपल तौर पे हमसे माना भी है, और उस पर एक सर्वे भी उन्होंने किया है कि सेकंड फेज़ जो है और उसका वही समाधान है। और रही बात गंडोला लगने से, रोपवे लगने से कितना फ़ायदा होगा, ये थोड़ी हम आंखें खोल लें, ये बहुत फ़ायदे वाली बात है। यहाँ 1 करोड़ की यात्रा मैं आपको कह सकता हूँ कि 2 साल में 2 करोड़ की होगी, और जो लोग अभी रोपवे नहीं होने की वजह से नहीं आ रहे हैं वो यात्री यहाँ पे आएंगे, और ख़ास तौर पे विकलांग लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए, जिनको चापर की टिकट नहीं मिल सकती, उनके दर्शन में सुविधा होगी। और ये एक मैं कह सकता हूँ कि इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और सेकंड फेज़ अगर लगता है तो उसमें लगने से जो हमारी शंका है कि हमारी आस्था का जो रास्ता है उसमें मतलब खिलावट हो रही है, तो वो एक दुरुस्ती हो जाएगी, इसका ये समाधान है। और दूसरा आपने कहा कि बारीदारों का मुद्दा, बारीदारों का मुद्दा ऑलरेडी हमने इसको संज्ञान में लिया है। माता वैष्णो जो हमारा जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, हमारा उसमें मैनिफेस्टो में क्लियर कट हमने कहा है कि हम बारीदारों की जो पेंडिंग डिमांड्स है उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको बड़े खुश होकर बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कल अपनी स्टेज से भी इस बात के लिए चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो बारीदारों की लंबी जो डिमांड थी उसको हम एड्रेस करेंगे, ये उनकी तरफ से आश्वासन है। और मैंने भी अपील अपने तरफ से की थी जब मैनिफेस्टो आ गया था कि बारीदार बंधु मतलब के भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, और आने वाले वक्त में जब ये विधानसभा बनेगी तो बलदेव शर्मा उनके लिए आपसे बैठ के मिल के आपके लिए जो उचित आपकी डिमांडें हैं उनके लिए वहाँ पे असेंबली में बिल ला के आपका समाधान। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस तरह के सवाल पूछूं, तीखे पूछूं, अच्छे पूछूं, आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन आप बड़े हंस के जवाब देते हैं। शुक्रिया हमसे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जी, आप सुन रहे थे श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव शर्मा को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब मैं जहां से जीत के जाऊंगा, जितने भी कटरा के इशू हैं इन पे लोगों के बैठ के बीच बात करेंगे, और जो घोषणा पत्र में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे होंगे। अब देखना चाहिए होगा कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसका जनता का प्यार मिलेगा। इसके लिए 8 अक्टूबर तक हम सबको इंतजार करना ही पड़ेगा।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति।